हाँ, अब हम इसका जो सेकंड वीडियो बना रहे हैं वर्क पावर एनर्जी पे, इसमें अपन ये बताएंगे कि जो वर्क इज इक्वल टू जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, किसी सिस्टम पर सभी फोर्सेस, मतलब चाहे वो कोई भी फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, ग्रेविटी का फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, कोई भी फोर्स हो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये अपन बताएंगे। तो अब इसमें ये देखते हैं अपन कि एक जो है ब्लॉक 10 न्यूटन जिसका वेट है, मतलब 10 न्यूटन का मतलब जी का मान अगर अपन 10 मान लें तो 1 केजी का है, वो 1 मीटर हाइट से इस पर छोड़ दिया जाता है, 1 मीटर हाइट से। और अब ये यहां पर एक फ्रिक्शन है, और ये यहां पर कितनी दूर जाके रुकेगा ये पूछा जाता है। एक्स क्या है, कितनी दूर जाके ये रुकेगा ये पूछा जाता है। कि फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन फिर इस पर नेगेटिव वर्क करेगा। अब अपने को ये पहचान कैसे हो कि फला फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है या नेगेटिव वर्क कर रहा है। एक्चुअल में अगर आपको लगे उस फोर्स की वजह से, देखो पहचान नहीं, उस फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी या स्पीड में कमी आ रही होगी, तो समझ लीजिए कि वो फोर्स नेगेटिव वर्क। और यदि आपको लगे कि उसकी स्पीड बढ़ रही हो, मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को अपन स्पीड कहते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं है यहाँ पर। अगर आपको ये पता लगाना है कि वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है फला फोर्स से या नेगेटिव हो रहा है, यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम हो रही है तो उस पर नेगेटिव वर्क हो रहा है। अब ये जो ब्लॉक है, अभी ये मोशन इधर है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो इसके जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो कम होती चली जाएगी। दूसरी पहचान ये है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होगा, वो फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट दिया जाएगा, यदि वो फोर्स के अपोजिट आ रहा है तो नेगेटिव वर्क कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट का यदि कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में लेने पर वो फोर्स की डायरेक्शन में ही आ रहा है, या तो डायरेक्शन में आएगा या डायरेक्शन के अपोजिट आएगा। तो आप बोलोगे कि ऐसा नहीं होता कि न डायरेक्शन में आवे न डायरेक्शन के अपोजिट आए, ऐसा भी होता। ऐसा तब होता है कि जब बॉडी डिस्प्लेस हो रही है परपेंडिकुलर, जैसे सर्कुलर मोशन, और किसी पत्थर को अगर रस्सी में बांध के उसको घुमाया जाए और कांस्टेंट स्पीड से घुमाया जाए, और ये पूछा जाए कि उस पत्थर पर, उस ब्लॉक पर जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उस पर टेंशन के द्वारा क्या वर्क डन है, तो इसको आप देखते ही बता सकते हो। तो आप बोलोगे हम कैसे बता देंगे देखते ही, अब आप ये कहोगे कैसे बता सकते हैं देखते ही। अजी मैं बता रहा हूं कि आपको बताएं कि आप कैसे बता सकते हो, उसके तरीके बता रहे हैं कि आप ये देखिए कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में क्या कोई चेंज आ रहा है। तो जब हमने पहले ही बोल दिया कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो टेंशन के द्वारा वर्क डन 0 हो रहा है। अब आप कहोगे एफ एस कॉस थीटा से इसकी पहचान कैसे करवाओगे, वो भी पहचान हो रही है, क्योंकि जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है वो सर्कुलर पाथ में जा रहा है, वो सर्किल में चल रहा है, जो टेंशन जो है वो टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल लग रहा है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेस जो हो रहा है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उस फोर्स के द्वारा न तो नेगेटिव वर्क होगा न पॉजिटिव वर्क होगा, और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी। तो ये पहचान है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को आप देख करके बढ़ रही है घट रही है, आप बता सकते हो कि वो फला फोर्स उसका पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क कर रहा है। और दूसरा तरीका ये है कि आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यदि वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की डायरेक्शन में आता है तो पॉजिटिव है, यदि उसके अपोजिट आता है नेगेटिव है, और कंपोनेंट नहीं आता है तो कोई बोलेगा ये कैसे पहचान हो कंपोनेंट। 90 डिग्री पर जो cos 90 है वो 0 होता है, तो कोई कंपोनेंट नहीं होते 90 डिग्री। तो ये तो उस समय वो वाले फोर्स से मतलब कितना वर्क करते हैं, 0 वर्क करते हैं। अब मान लिया जाए कि अर्थ है सन के अराउंड घूम रही है, तो उसको कौन घुमा रहा है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, अगर वो सर्कुलर पाथ में अर्थ घूम रही है अराउंड द सन, वैसे ऐसा है नहीं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमती है, पर मान लिया जाए कि वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन अर्थ पर जो हो रहा है वो 0 है, क्योंकि अर्थ की मतलब
जो जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज चेंज इन द डायरेक्शन एट एवरी टाइम। तो फोर्स डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि नो वर्क डन, क्योंकि वर्क डन है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो ग्रेविटी वर्क कर रहा है। अच्छा, अब अपन कहते हैं कोई सिस्टम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, उस पर सो मेनी फोर्सेस लग रहे हैं, तो क्या हम ये कंफर्म कह देंगे कि एक एक फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो है? नहीं कहेंगे, हम ये कंफर्म नहीं कह सकते। हो सकता है उसमें से कुछ फोर्सेस पॉजिटिव वर्क कर रहे होंगे, कुछ फोर्सेस नेगेटिव वर्क कर रहे होंगे, पर ये कंफर्म है कि अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है देन द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज जीरो। तो जो अपनी ये थ्योरम है, इस थ्योरम को समझिए कि ये थ्योरम ये है, चाहे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, अरे कैसे भी हो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। अब ये कहां जाके रुकेगा बिलो, ये डिटरमाइन करना है। तो देखो ये W बराबर डेल्टा कैसे बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे कि जब ये यहां से आया, जब नीचे गया, तो जब ये ब्लॉक जब नीचे आ रहा है तो उसका जो ग्रेविटी के फोर्स का जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और यह डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ग्रेविटी की तरफ करें तो ये आ रहा है, अपोजिट नहीं आ रहा है। तो ग्रेविटी इस पर पॉजिटिव वर्क कर रही है, तो यहां तक पॉजिटिव वर्क हुआ, फिर ये यहां जाके रुक गया। तो अब आप इसमें ये पहचान करिए कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो, और फाइनल क्या है, जीरो। अरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, क्यों ना तो शुरू में काइनेटिक थी ना बाद में काइनेटिक है। तो फिर आप कहोगे तो नेटवर्क डन जीरो है। हाँ बिल्कुल है, नेटवर्क डन। इसी कंसेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जो ग्रेविटी का वर्क है जितना पॉजिटिव उतना ही फ्रिक्शन ने नेगेटिव करा होगा। तो बस, तो अब इसमें क्या होगा कि हाफ mg इंटू वन, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, और इसके द्वारा वर्क डन माइनस म्यू mg x बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि जीरो है। अब अपने को किसका मान डिटरमाइन करना था, x का मान डिटरमाइन करने के लिए इसको पहले अभी h मान लेते हैं, फिर h की जगह बाद में 1 पुट कर देंगे। तो क्या आ गया, x का मान mgh बराबर, तो इसमें से mg करते तो h बराबर म्यू x, तो x बराबर h अपॉन म्यू। म्यू अपने को गिवन है इसके, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो गिवन है, h गिवन है 1 और ये 0.2, तो ये 5 मीटर दूर जाके रुकेगा। ये किस बात से हो गई, सिंपल सा इक्वेशन बनाना पड़ा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं, अब ये देखिए कि यहां पर कुछ ब्रिक्स फैली पड़ी थी, ब्रिक्स फैली पड़ी थी, और इनको एक के ऊपर एक रख दिया गया, ब्रिक्स को एक के ऊपर एक रख दिया गया, h हाइट तक इनको एक के ऊपर एक रख दिया गया, ब्रिक्स को इस तरह से रख दिया गया h हाइट तक। अब ये ब्रिक्स यहाँ पड़ी हुई थी, अब अपन लेंगे ब्रिक्स जो है ऐसे। अब अपने से ये पूछा जाए कि हमने कितना वर्क करा, मतलब साइंटिफिक वर्क। तो साइंटिफिक वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए कि जब हमने एक के ऊपर एक ब्रिक रख के h हाइट का ये बना दिया, तो जब हम ईंट इस तरह से लग रहा है तो फोर्स ग्रेविटी का नीचे है, तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन तो नेगेटिव है क्योंकि फोर्स नीचे और हम ब्रिक्स को डिस्प्लेस ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, फिर देखिए जब ब्रिक्स यहां पर थी और अब भी ब्रिक्स यहां पर है, तो इनकी पहले भी स्पीड जीरो थी और अब भी स्पीड जीरो है, तो ये भी पता लग गया कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो, और फिर पूछा गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी,
तो इसका मतलब वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज भी तो जीरो होगा। एक थ्योरम है ना, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बस बहुत सिंपल है कि वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी को किसी इंसान ने रखा, इसको एक के ऊपर एक ईंट रखी, तो उस इंसान के द्वारा इन ईंटों पर कितना वर्क हुआ ये पूछा गया था। इसको जीरो लिख दो। ग्रेविटी का वर्क डन, अब इसमें क्या है कि सारी ब्रिक्स एच हाइट पे तो नहीं रखी थी, तो इसमें एक बच्चे गलती करेंगे कि ग्रेविटी का वर्क डन जो नेगेटिव है वो एक्चुअल में माइनस एम जी एच है। ग्रेविटी का वर्क डन तो नेगेटिव है, और एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन पॉजिटिव क्यों होगा ये भी आपको दिखाई देगा साफ। कैसे कि आप जो है डिस्प्लेस ऊपर कर रहे हो और फोर्स भी ऊपर लगा रहे हो, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो उस फोर्स को बैलेंस कर, ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपने तो फोर्स ऊपर ही लगाया होगा ना, और डिस्प्लेस भी ऊपर करा है, तो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। अब इसमें स्टूडेंट एक गलती करेंगे कि ग्रेविटी के वर्क डन को माइनस एम जी एच लिख देंगे। माइनस एम जी एच नहीं है, क्योंकि सारी की सारी ईंट तो आपने वो नहीं उठा के रखी एच हाइट, कुछ यहाँ मिडिल पॉइंट से जितना नीचे ईंट रखी है उतना ही ऊपर रखी हुई है, तो ये मान लिया जाएगा कि सारी ईंट आपने कहां तक पहुंचाई है। अब देख लीजिए, मानो कोई x नीचे है तो इससे x ऊपर भी है, इससे कोई h/2 नीचे है तो h/2 ऊपर भी है। तो आप ये कह दीजिए कि इसको h यहां से और ऊपर मत मानिए तो इसको भी नीचे मत मानिए, जैसे कि सारी ईंट आपने यहां पहुंचाई। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हो गया माइनस mgh/2 प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी बराबर 0। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी आ गया mgh/2। तो किस थ्योरम से हो गया ये प्रॉब्लम? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारी प्रॉब्लम मैकेनिक्स में इसी तरह से होती है। देखिए नेक्स्ट, ये जो है ये ब्लॉक है, v स्पीड से जा रहा था, यहां पर एक स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट k है, कांस्टेंट k है। इस कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर स्प्रिंग को मैं x एक्सटेंड करूं, खींचूं, एक एंड को फिक्स करके और x खींचूं, तो x खींच करके बैलेंस रखूं तो मैं kx फोर्स लगाई हूं। और अगर किसी ने 1 सेंटीमीटर खींच दी और वो पकड़े हुए है तो k × 1 वो फोर्स लगाएगा, मतलब इसका दे रखा होगा 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर, मानो इसका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर खींची हुई है तो 100 न्यूटन लगा के आप इसको बैलेंस रख सकते हैं। 2 सेंटीमीटर खींच दी, खींच करके बैलेंस की हुए तो 100 न्यूटन पर सेंट, तो क्या हो जाएगा 100 × 2, मतलब 200 न्यूटन फोर्स लगाएगा। तो जब ये v से जाए और जो मैक्सिमम जो ये कितना कंप्रेस होगा ये पता लगाना हो, और ये m मास है ये पता लगाना हो कि ये इससे कितना कंप्रेस, मैक्सिमम कितनी कंप्रेस हो जाएगी स्प्रिंग मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कंप्रेशन के समय इसकी स्पीड 0 होगी। ये जब तक कंप्रेस होती चली जाएगी जब तक इस ब्लॉक की स्पीड 0 ना हो जाए। तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता लगती, क्यों काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv², तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 12mv² है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 - 12mv²। अब आपको यहां से दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में कमी आई है, तो ये आप पता करिए कि कोई किसी ने फोर्स ने इस पर कैसा वर्क करा हो, नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी में कमी आई है तो नेगेटिव वर्क हुआ हो। देखो आप तो ऐसे समझिए कि कोई चोरी हो गई, तो ये तो पक्की बात है कि चोर तो है ही, पता लगे ना लगे वो अलग बात है। अब ऐसे ही यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कमी आई है तो ये तो पक्की बात है वर्क डन हुआ, तो उस वर्क डन का पता लगाओ कि वर्क डन किसने करा। तो सीधी बात है कि स्प्रिंग फोर्स इस पर इधर लगा होगा, तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो 12kx² होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव क्यों? जब ये ब्लॉक इधर जा रहा था तो स्प्रिंग फोर्स इसको इधर लगा रही थी, तो फोर्स तो इधर था और डिस्प्लेस, ये ब्लॉक डिस्प्लेस इधर हो रहा था। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट इधर था और फोर्स उस पर इधर था, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज नेगेटिव। और स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन या तो +12kx² होता है या -12kx² होता है, तो इसमें हो गया -12kx²। 12kx², तो x का मान आ जाएगा
के एक्स स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर, और एक्स का मान हो गया एम बी स्क्वायर अपॉन के का रूट, तो ये हो गया रूट एम बाई के इंटू वी। तो हो गई, कैसे हो गई ये प्रॉब्लम कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। मैं धीरे धीरे ये कंसेप्ट भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ से कोई आसमान से थोड़ी आ गया कि ये वर्क डन स्प्रिंग के द्वारा हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो जो इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट बना, इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं इसमें कुछ बात बताना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स वाले बच्चे इन्हीं बातों से बड़े परेशान से रहते हैं कि ये कहाँ से आ जाते हैं। मतलब फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूलों में हाफ आ रहा है, तो आप बोलोगे कहाँ से आ रहा है? अरे बहुत सारी जगह आ रहा है। देखो, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ सी बी स्क्वायर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। ये हाफ चीज कहाँ से आ जाती है? एक्चुअल में ये जो फोर्स है, जो स्प्रिंग फोर्स है उस पर, उस ब्लॉक पर जो लगा, तो फोर्स की वैल्यू एक्स के साथ साथ बढ़ती चली गई लीनियरली। स्प्रिंग का फोर्स इस नेचर का होता है के एक्स। मतलब जब स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन पर है तो वो कितना फोर्स लगा रही होगी? 0। जब एक्स खिंच गई तो कितना लगा रही होगी? के एक्स। तो फोर्स वर्सेस इसका ये ग्राफ है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो कांस्टेंट तो है नहीं, अगर कांस्टेंट होता फिर तो कोई बात ही नहीं, फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर क्या है? फोर्स वेरिएबल है। तो फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, इस फोर्स को अपन कांस्टेंट मान सकते हैं, वो वेरी वेरी स्मॉल। अब ये तो dx है या डेल्टा x है, और ये kx है। तो kx इंटू डेल्टा x आपको नजर आना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो वे छोटे छोटे रेक्टेंगल यहां से स्टार्ट होकर के वहां तक, जहां तक ये x फाइनल लिमिट का x, फाइनल लिमिट, ये x वेरिएबल है, ये यहां से यहां तक x। तो अब क्या हुआ कि छोटे छोटे रेक्टेंगल के एरिया को सम कर दीजिए। तो सम का क्या मतलब हुआ? इस एरिया को कैलकुलेट कर लीजिए। तो फोर्स वर्सेस x, मतलब ये कहलाएगा fx कर्व। क्यों कहलाएगा? कि हाउ द फोर्स इज चेंजिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो उस काम को तो कोई भी कर लेता। अगर फोर्स कांस्टेंट होता और 2 मीटर डिस्प्लेस होते और मान परमानेंट फोर्स 100 न्यूटन लग रहा होता, और फिर पूछा जाता वर्क डन क्या है, तो इसमें क्या है? 100 इंटू 2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, वर्क डन आ गया है। तो इसमें भी कुछ नहीं, क्योंकि यहां पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लो। अब फोर्स फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कैन बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, तो इस केस में kx dx कर लो। तो kx dx का इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, जोड़ना, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना। इज द समेशन ऑफ स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल वेरी स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो जितना भी इंटीग्रेशन है वो कुछ और नहीं है, वो रेक्टेंगल का एरिया। किसी ने कहा हमें kx स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है, तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि kx स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड dx इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो kx स्क्वायर dx को छोटे छोटों को जोड़ना है। हर स्टैंड पे kx स्क्वायर बदलना है, हर x के बदलने से बदलना है, क्योंकि x बदला तो x स्क्वायर बदला, x स्क्वायर बदला तो kx स्क्वायर बदला। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम उसको परमानेंट रेक्टेंगल ऐसा नहीं कर सकते कि 100 इंटू 2 कर दो, क्योंकि जब परमानेंट 100 है ही नहीं, परमानेंट 100 है ही नहीं, तो 100 इंटू 2 क्यों कर दो? तो इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड करके इंटीग्रेट कर देते हैं, और इसी को छोटे छोटे रेक्टेंगलों के जोड़ने का नाम हमने क्या लग रखा है? इंटीग्रेशन लग रखा है। तो इससे बच्चा बड़ा परेशान रहता है फिजिक्स में, और इसके बिना काम चलता नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज वेरिएबल है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी इसी तरह से आता है। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में हाफ एम बी स्क्वायर आता कैसे है, ये बाद में बात करेंगे। और ये बता दें कि वर्क डन जो है, तो ये हो गया, ये चीज जो हो गई वो हो गई ये kx, एक्स रखा था kx, और ये हो गई x। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल kx इंटू x अपॉन 2 है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही वर्क डन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये वर्क डन आ गया हाफ kx स्क्वायर है। तो स्प्रिंग का फोर्स के एक्स नेचर का है,
तो इसके द्वारा वर्क डन, इसको एक्सटेंड करने या कंप्रेस करने में जो वर्क डन करना होगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। अब आप कहोगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसमें भी कोई बात नहीं है। क्यों? अगर आपने स्प्रिंग को एक्स खींचा है और आपसे पूछा जाए कि आपने स्प्रिंग पे क्या वर्क करा है, तो हमारा जवाब होगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग ने आपके ऊपर क्या करा है, तो ये होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स जो लग रहा होगा वो उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा होगा और आपने उसी डायरेक्शन में लगाया हो जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस करा। अगर स्प्रिंग को एक्स कंप्रेस कर दो आप, तो जिधर आप फोर्स लगा रही हो उधर ही वो कंप्रेस हो रही है, तो हमारे द्वारा वर्क डन क्या हो गया, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग के द्वारा हो गया नेगेटिव। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। कौन सी थ्योरम लगी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही खत्म करते हैं और इसके ऊपर मैं आगे वर्क पावर एनर्जी के ऊपर आगे प्रॉब्लम कराऊंगा और आगे इसका वीडियो मतलब जो है आगे नेक्स्ट वीडियो आप आगे देखें इसका। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।